नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जो हमारी सीरीज़ चल रही है 15,000 क्वेश्चन की, उसमें सेक्शन है एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री में पार्ट 10 के बारे में आज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो वह कौन वंश था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया था? इसका सही ऑप्शन है खिलजी वंश। ऐसा वंश था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया था। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य आप नोट करते रहिएगा। पहला महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि खिलजी वंश की जो स्थापना है वो किन्होंने की थी? वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। किन्होंने की थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और इस वंश में ना टोटल 4 शासक हुए, टोटल 4 राजा हुए, जिनके नाम आप नोट कर सकते हो। जो पहला नाम है, तो जिन्होंने स्थापना करी थी, कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, ये पहले थे। दूसरा जो नाम था उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। काफ़ी फेमस हुआ था क्योंकि इसके ऊपर पद्मावत मूवी बनी हुई है। और तीसरा है मुबारक शाह। तीसरा कौन है? तीसरा है मुबारक शाह। और चौथा कौन है? चौथा है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो शाह, आप नोट कर सकते हैं। और इन्होंने जो शासन किया था, इन्होंने टोटल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इन चारों लोगों ने शासन किया था। ओके। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश सबसे कम समय लगभग कितने साल तक इसने शासन किया? लगभग 30 वर्षों तक इसने शासन किया था। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ आप चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है जलालुद्दीन खिलजी, जिसने इसकी स्थापना करी थी। जलालुद्दीन खिलजी का उत्कर्ष जो है वो कैकुकाबाद के समय में हुआ था। नाम नोट कर लीजिए, कैकुबाद के समय इसका मतलब उत्कर्ष हुआ था। उसके समय वह एक जगह थी जिसका नाम था समाना। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था समाना। यह समाना का सूबेदार था। ओके। और किस पद पर ये नियुक्त हुआ था? वहाँ पर एक पद चल रहा था। कौन सा पद था? सर-ए-जहाँदार। पद का नाम था सर-ए-जहाँदार। इसका मतलब होता है शाही अंगरक्षक। शाही अंगरक्षक के पद पर यह नियुक्त हुआ था। बाद में वह एक और बाद में आरिज-ए-मुमालिक मतलब सैन्य मंत्री भी ये हुआ। बाद में इसे एक शाइस्ता खां की उपाधि भी दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? शाइस्ता खान की भी इसको उपाधि दी गई थी। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक के रूप में 13 जून 1290 को एक जगह है जिसका नाम है किलोखरी, जिसको हम बोल सकते हैं कीलूगढ़ी भी बोल सकते हैं। कीलूगढ़ी महल में दिल्ली सल्तनत की सत्ता को इसने ग्रहण किया था। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जलालुद्दीन की सैन्य विजयों का जो वर्णन है ना, उसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था मिफ्ता-उल-फुतूह। इस पुस्तक का नाम था। इसमें उसने क्या किया है? इसने जो जलालुद्दीन की जो सैन्य विजय हैं उनका वर्णन इसी किताब में उसने किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद 1226 ईस्वी में अलाउद्दीन ने ये जो थे ना, कौन? जलालुद्दीन जो थे, या अलाउद्दीन के चाचा भी थे और अलाउद्दीन के ससुर भी थे। ठीक है। फिर अलाउद्दीन ने क्या किया? अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को एक जगह है मानिकपुर में बुलाया और वहाँ पे अपने चाचा और अपने चाचा कह सकते हो या तो अपने ससुर कह सकते हो, उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया उसने। ओके। अलाउद्दीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अलाउद्दीन पूर्ण निरंकुशता में विश्वास रखता था। वो ज़्यादा भेदभाव नहीं करता था। उसने धर्म को राजनीति से हमेशा अलग रखा। ठीक है। और एक पदवी है जिसका नाम है यामिनी उल खिलाफत, जिसका मतलब होता है खलीफा का नाइब। और एक नए धर्म की स्थापना के लिए इसने कुछ उपाधियां भी धारण की थी। जैसे पहले एक उपाधि है सिकंदर द्वितीय,
मतलब सिकंदर ए सानी की उपाधि भी इसने धारण की थी। और क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? अलाउद्दीन खिलजी ने ना जो उनके दरबार में जो उलेमा रहते थे उनकी इच्छा के विरुद्ध जो शरीयत का नियम चलता है इस्लाम में, शरीयत के नियमों के खिलाफ जाकर इसने काम किया। और उसने यह भी कहा कि मुझे शरिया के नियम की कोई चिंता नहीं है। ओके, ये अलाउद्दीन के बारे में था। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है खिलजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन, अमीर खुसरो जो उसका दरबारी कवि था, जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान जो है उसका वर्णन किसमें किया था? मैंने बताया था उसका वर्णन किसमें किया था? मिफ्ताउल फुतूह में किया था। मिफ्ताउल फुतूह में उसने वर्णन किया था, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा वर्ग ने विरोध किया? वह कौन था? वह था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ही तो था जो उलेमाओं की बात ज़्यादा नहीं मानता था। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया? यह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, क्योंकि यह मानता नहीं था और अपने आप को एक तरीके से खलीफा का नाइब कहता था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी, कौन? सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर घोषित किया? वह कौन था? वह अलाउद्दीन खिलजी था। वह कौन था? वह अलाउद्दीन खिलजी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? उलेमाओं का जो विरोध है वह सर्वप्रथम किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उससे पहले कोई ऐसा शासक नहीं था जिसने उलेमाओं का विरोध किया हो, केवल पहला अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने विरोध किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है? सरा मतलब शरीयत के कानून की उसको चिंता नहीं है। ये कौन था? वही था अलाउद्दीन, विद्रोह करने वाला एक ही था, अलाउद्दीन खिलजी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वह कौन था? वह अलाउद्दीन खिलजी था। वह कौन था? वह अलाउद्दीन खिलजी था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए किन के बारे में? निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी। निजामुद्दीन औलिया जी जो थे वह उन्होंने अपने जीवन में 7 सुल्तानों के राज्य को देखा था। 7 सुल्तानों मतलब मामूली बात नहीं है। 7 सुल्तानों के राज्य को इन्होंने देखा था अपने समय में, जो कि एक के बाद एक सत्ताधीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। मतलब राजा बन रहा है लेकिन ये किसी के दरबार में नहीं गए थे। और इससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी से पहले कौन था? अलाउद्दीन खिलजी से पहले उनके चाचा या ससुर थे जिनका नाम था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन ने भी शेख से, ये जो निजामुद्दीन औलिया साहब हैं, इनसे मिलने का बहुत प्रयास किया। ठीक है, और यहाँ तक कि उसने क्या किया था, जो अमीर खुसरो जो था वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, तो उसने उनसे भी जुगाड़ लगाया। उनके शेख जी के जो प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो, उनके माध्यम से भी इसने मिलने का प्रयास किया। लेकिन जो निजामुद्दीन औलिया साहब थे वो नहीं मिले, वो किसी से नहीं मिलते थे। ओके, और क्या होता था, जैसे सपोज करो कि कोई भी सुल्तान इनसे मिलने पहुंचता था ना, तो वह मतलब एक रास्ते, मतलब वो अजोधान एक जगह का नाम है, वो अजोधान चले जाते थे। और औलिया ने, जो निजामुद्दीन औलिया साहब हैं, इस प्रकार औलिया ने ना तो सुल्तान से मिले और ना ही उन्होंने इनकार किया मिलने से कभी, क्योंकि जब कोई आता था तो वो रहते ही नहीं थे। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन खिलजी उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उसको क्या उत्तर दिया? शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर चला जाऊंगा, या उनके वाक्य हैं। ठीक है, उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से भी इनकार कर दिया था। ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए। पहला महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, ठीक है, इनको महबूब ए इलाही, इसको क्या, महबूब इलाही का मतलब क्या होता है? महबूब इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रिय। इनको कहा जाता था, किनको? निजामुद्दीन औलिया जी को कहा जाता था। इनको एक और नाम से जाना जाता था, इनको सुल्तान उल औलिया के नाम से भी जाना जाता था। इनको सुल्तान उल
औलिया, सुल्तान उल औलिया के नाम से भी जाना जाता था। इसका मतलब होता है संतों का राजा, संतों का राजा, इन्हें इस नाम से भी जाना जाता था। ओके, और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, शेख निजामुद्दीन औलिया जी जो हैं, इन्होंने सुलह ए कुल का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? सुलह ए कुल का सिद्धांत जो है, का सिद्धांत परिवर्तित किया था, सॉरी दिया नहीं था, इन्होंने सुलह ए कुल के सिद्धांत का परिवर्तन किया था। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य था। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, इनको लोग योगी सिद्ध कहकर भी पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? योगी सिद्ध कहकर भी इनको पुकारते थे। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? और महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया के कई बहुत अच्छे अच्छे शिष्य थे, जिनके कुछ इंपॉर्टेंट शिष्य के नाम दे रखे हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं। इनके पहले इंपॉर्टेंट शिष्य थे जिनका नाम था सिराजुद्दीन उस्मानी। आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, सिराजुद्दीन उस्मानी पहले इनके बहुत महत्वपूर्ण शिष्य थे। दूसरे शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख बुरहानुद्दीन गरीब इनके दूसरे बहुत महत्वपूर्ण शिष्य थे। तीसरे नंबर पे आप नोट कर सकते हैं अमीर खुसरो थे ही, ये इनके शिष्य थे। चौथे नंबर पर आप नोट कर सकते हैं कि नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी जो थे, ये भी इनके शिष्य थे। तो इनके काफ़ी अच्छे अच्छे शिष्य थे। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, अमीर खुसरो जो थे, वो जो निजामुद्दीन औलिया साहब है ना, इनके सबसे प्रिय शिष्य थे, ठीक है। और जो निजामुद्दीन औलिया साहब हैं, इन्होंने अमीर खुसरो को एक उपाधि दी थी, और उस उपाधि का क्या नाम था? उस उपाधि का नाम था तुर्कल्ला। उस उपाधि का क्या नाम था? उस उपाधि का नाम था तुर्कल्ला। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? इसका सही आंसर तो नोट कर लिया ना आपने, इसका सही आंसर था अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? तो दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन जो किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में भी जान लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने ना अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक मजबूत सेना का गठन किया था, जिसे दशमलव प्रणाली के आधार पर निर्मित किया गया। और सेना में एक वो इक्ता का आवंटन जो पहले चलता था ना, इल्तुतमिश जिसको लाया था, इक्ता का जो आवंटन बंद करके इसने नगद वेतन का प्रावधान किया, इसने नगद वेतन का प्रावधान किया। ओके, और उत्तर भारत में विस्तारवादी नीति के तहत इसने क्या क्या किया? विस्तारवादी नीति के तहत चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी के उपरांत चित्तौड़ का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया? चित्तौड़ का नाम बदलकर इसने अपने पुत्र, इसके पुत्र का नाम था खिज्र खां, तो चित्तौड़ का नाम इसने क्या कर दिया? चित्तौड़ का नाम इसने कर दिया खिजराबाद। क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। और अगर देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और ज़्यादा जानना है ना, तो वो जो मूवी थी, आपको ये जो जितने मैं रेफरेंस बता रहा हूँ ना, जब आप वो मूवी देखेंगे, एक आई थी पद्मावत, तो उसमें मतलब ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, इनके राजा बनने का भी एक झलक मिल जाएगा, ठीक है। और मंगोलों ने जो आक्रमण किया था उसका भी झलक मिल जाएगा। और इनके एक जो दास थे मलिक गफूर, उनके बारे में भी आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप जब एक बार देखेंगे उस चीज़ को तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगले, हाँ, तो आपको पता चल गया ना, जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया था? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन किसने बंद कर दिया? तो वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, और बंद किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने किया? तो अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे? वो कौन थे? उनका नाम था अल्प खान, उलूग खान, नुसरत खान और जफर खान। ओके, इनके बारे में ऑप्शन इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। सल्तनत काल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण जो हुआ था ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था। ज़्यादा वर्षों तक इसने शासन नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मंगोलों के जो आक्रमण हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुए थे। उसके जो विश्वसनीय सेनापति थे, वो सेनापतियों में 4 लोगों का नाम दे रखा है, अल्प खान, उलूग खान, नुसरत खान और जफर खान। ये आपको पता ही है। ओके, और इसने साम्राज्य विस्तार के लिए और सैन्य अभियानों के लिए ये जो 4 लोग थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे।
जिसमें से जो ये पहला था, ये कौन, जफ़र खान, जफ़र खान और उलूग खान, जफ़र खान और उलूग खान ने मंगोलों के खिलाफ जो है विशेष सैन्य अभियान किया। ठीक है, इन्हीं अभियानों के क्रम में जफ़र खान, जो ये जफ़र खान था ना, जफ़र खान की मंगोलों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। मंगोल आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच की सीमा जो थी ना, वो सिंधु नदी थी। आपको पता ही है ना, सिंधु घाटी ऊपर से ऐसे मतलब ऊपर से जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। तो एक तरीके से मंगोलों से दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए जो बीच की सीमा होती थी ना उस समय, वो सिंधु नदी को ही मान लिया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन ने मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। उस दुर्ग का नाम था सीरी दुर्ग। उस दुर्ग का क्या नाम था? उस दुर्ग का नाम था सीरी दुर्ग। ओके, और क्या किया था इसने? और साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना का गठन भी इसने किया था। ठीक है, तो मैंने बताया था जफ़र खान जो है उनकी मृत्यु हो गई थी किसके समय में? मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए। और इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई थी, तो वो कौन था? वो था जफ़र खान। मैंने बताया था 4 ही लोग थे, अल्प खान, उलूग खान, नुसरत खान और जफ़र खान। जिसकी मृत्यु हो गई थी मंगोलों से लड़ते हुए, उसका नाम था जफ़र खान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा जो है वो क्या थी? तो मैंने बताया था वह सीमा कौन बनाती थी? वह सीमा जो इंदस रिवर है, सिंधु रिवर है, वही बनाती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला है। कथन बोल रहा है अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही बात है, करवाया था इसने। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित कर रखना चाहता था। ये भी बात बिल्कुल सही है। और क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है? हाँ, कर तो रहा ही है, क्योंकि मंगोलों से बचने के लिए ही तो सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था उसने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? विशेष सेना किसने बनाई थी मंगोलों से लड़ने के लिए? एक ही आदमी था, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ही पहला मुसलमान था जो वहाँ किसके जो वो एक वो नहीं है, कौन सी पहाड़ी है बीच में, मैं भूल गया, नर्मदा और तापी के बीच में जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को पहली बार ये मुसलमान शासक, ऐसा यही मुसलमान शासक था जिसने उसको पार कर पाया था वो। ठीक है, नहीं तो और कोई था ही नहीं जो उसको पार कर पाया हो। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला महत्वपूर्ण शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। उसके दक्षिणी अभियान के समय अमीर खुसरो जो था, अमीर खुसरो जो वो लिखने वाला, जो किताब जो लिखता था, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। ठीक है, और खुसरो ने मैंने बताया था इसका एक दास था। दास क्या था? मलिक काफूर था। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में हुए दक्षिण अभियान का बड़ा ही बेहतरीन जो वर्णन किया है उसने, अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का क्या नाम है? उस ग्रंथ का नाम आप नोट कर लीजिएगा। ग्रंथ का नाम है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह। इसमें ना बहुत अच्छे तरीके से अमीर खुसरो ने ना वर्णन किया है दक्षिण अभियान के बारे में, जिसको मलिक काफूर ने किया था। ओके, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं। खुसरो ने एक जगह थी मांडू, तो जो अमीर खुसरो थे मांडू विजय को दिल्ली मतलब जो मांडू विजय थी वो दक्षिण भारत के विजय की कुंजी कहा है। कौन सी विजय को? तो याद रखिएगा, खुसरो ने मांडू विजय को दक्षिण भारत के विजय की कुंजी कहा है। याद रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य ये है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण राज्यों के प्रति लक्ष्य जो था वो प्रशासनिक नियंत्रण में रखकर सीधे धन प्राप्त करना था और न कि उसका दिल्ली साम्राज्य में विलय करना था। मतलब ये था कि वो केवल दक्षिण भारत में जाके केवल धन संपदा लेना चाहता था, वह शासन नहीं करना चाहता था कि दिल्ली साम्राज्य में मिला ले फिर हम देख रेख करेंगे, ये नहीं चाहता था वो। ठीक है, हाँ, मैं वो पहाड़ी का नाम जो भूल गया था ना, नाम याद आ गया, उस पहाड़ी का नाम है विंध्याचल पर्वत। तो आप क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला जो प्रथम तुर्क सुल्तान था वह कौन था? वह अलाउद्दीन खिलजी ही था। ओके, इतना कुछ बता दिया। इसका जो सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो मैंने बताया वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था? दक्षिणी अभियान में कौन उसके साथ था? अमीर खुसरो उसके साथ था, जो सब कुछ बताया करता था, जिसने कौन सी किताब लिखी थी, कौन सा ग्रंथ लिखा था? उसने ग्रंथ लिखा था खजाइन उल फुतूह। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत जो है वो किसने किया है? वो वृत्तांत किया है अमीर खुसरो ने। किसने किया है? अमीर खुसरो ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? मांडू विजय, मैंने बताया था ना, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था। यह किसने कहा था? यह एक ही आदमी था जो ग्रंथ लिखता था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था अमीर खुसरो, उसी ने बोला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसका जवाब बताइएगा। कथन बोल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। बिल्कुल सही बात है, वह धन प्राप्त करना चाहता था। उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और जो आर है वो ए की व्याख्या करता है, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से कथन और कारण वाला है। तो कथन बोल रहा है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। तो बिल्कुल सही बात है, वो धन प्राप्ति के अभियान ही थे। और कारण बोल रहा है, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। नहीं, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में नहीं करना चाहता था, वह केवल धन संपदा लूटना चाहता था। तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एक तरफ दे रखा है लिस्ट 1, दूसरी तरफ दे रखा है लिस्ट 2। एक तरफ दे रखा है कि जो उस समय जो थे राजा, जो थे ना शासक जो थे, राज्य का नाम जो था, और फिर उसमें दे रखा था कि उस समय वहाँ का शासक कौन था। तो देखते हैं कि क्या क्या इसका सही है। जो रणथंभौर था, रणथंभौर के जो राजा थे उनका नाम क्या था? रणथंभौर के राजा का नाम था हमीरदेव। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 आप इधर नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरा है चित्तौड़। चित्तौड़ के राजा कौन थे? चित्तौड़ के राजा थे राजा रतन सिंह। तो मैंने बताया था ना, जो पद्मावत मूवी बनी हुई है वो इन्हीं जो युद्ध होता है ना, ये राजा राणा रतन सिंह से ही होता है। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4, ठीक है। और जो देवगिरी है, देवगिरी से रिलेटेड कौन से राजा हैं? देवगिरी से रिलेटेड है राजा राय रामचंद्र। तो फिर सी का हो जाएगा 2। और बचा कौन? गुजरात के कौन थे? गुजरात के हैं कर्णदेव। तो डी का हो जाएगा 1। तो कौन सा हो जाएगा? 34-21। देखिए 34-21 किस में है? 34-21 है ऑप्शन नंबर डी में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा है रियासत और दूसरी तरफ दे रखा है शासक। तो जो देवगिरी के शासक हैं वो शंकर देव हैं, सही है। जो मदुरा के जो शासक हैं वो वीर पांडे हैं, वो भी सही है। होयसला के जो शासक हैं वो वीर भल्लाल है, ये भी सही है। वारंगल के जो शासक हैं वो रामचंद्र देव नहीं थे। तो वो कौन थे? उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। उनका नाम क्या था? उनका नाम था प्रताप रुद्र देव, जो वारंगल के शासक थे। तो ये जो रामचंद्र देव जी थे, ये कौन थे? रामचंद्र देव जी जो थे वो जो शंकर देव ऊपर लिखे हुए हैं ना देवगिरी के, शंकर देव जी जो हैं, शंकर देव किनके पुत्र थे? वो रामचंद्र देव जी के पुत्र थे। और ये जो गद्दी पर कब बैठे थे? ये गद्दी पर बैठे थे 1310 ईस्वी में। ओके, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी मिली थी? कौन सी पदवी मिली थी? 1000 दिनारी की पदवी मिली थी। वह कौन था? वो था मलिक काफूर था। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान, कौन से अभियान के दौरान? गुजरात अभियान के दौरान खंबात से, जो खंबात की खाड़ी है ना, खंबात की खाड़ी से जो अलाउद्दीन है इसने मलिक काफूर को प्राप्त किया था। कैसे प्राप्त किया था भाई? ये एक दास था और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था 1000 स्वर्ण दिनार में इसको खरीदा था। 1000 स्वर्ण दिनार में मलिक काफूर को इसने खरीदा था। ओके,
इसलिए काफूर को एक और नाम से जाना जाता है, काफूर को स्वर्ण दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने वारंगल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ कौन से वंश का शासन था? उस समय वहाँ पर काकतीय वंश का शासन था। ठीक है, काकतीय वंश, कौन सा वंश? काकतीय वंश। काकतीय वंश, काकतीय वंश के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। काकतीय वंश के बारे में ना साउथ की एक मूवी बनी है, ठीक है, वो उसका नाम है रानी रुद्रमा देवी। ठीक है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। उसमें ये जो काकतीय वंश है ना, काकतीय वंश के बारे में जो एक राजा थे रुद्रदेव जी, उनके बारे में पूरी की पूरी कहानी बताई गई है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए अपने फैक्ट के ऊपर चलते हैं। फैक्ट क्या बोल रहा है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने वारंगल पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ काकतीय वंश का शासन था और वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक रुद्रदेव था। और रुद्रदेव जी ने क्या किया था? रुद्रदेव जी ने ना अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरीके से परास्त कर दिया, हरा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर देवगिरी पर आक्रमण किया गया। देवगिरी पर आक्रमण कब हुआ? देवगिरी पर आक्रमण हुआ 1307 और 1308 ईस्वी के समय उस पर देवगिरी पर आक्रमण हुआ। और जब देवगिरी पर आक्रमण हुआ तो वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था रामचंद्र देव। मैंने ऊपर बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रामचंद्र देव। वह क्या हुआ? वह अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हो गया। जब यह पराजित हो गया तो इसने क्या किया? इसने बहुत सारा धन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। ठीक है, जब बहुत सारा धन इसने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश हुआ। और जब वो बहुत खुश हुआ तो रामचंद्र देव जी को इसने एक उपाधि प्रदान की, खुश होकर उपाधि प्रदान की, और उस उपाधि का नाम था राय रायन। उस उपाधि का क्या नाम था? राय रायन। पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मलिक काफूर जो था वो दक्षिण में दिल्ली शासकों की निर्भीकता साहस को प्रतिबंधित करना चाहता था। मतलब एक तरीके से दिखाना चाहता था दक्षिण वालों को कि उत्तर वाले जो उत्तर में रहते हैं जो शासक वो कितने बलशाली हैं। ओके, एवं उसके नेतृत्व में खिलजी सेना ने दक्षिण से खूब संपत्ति लूटी थी, जिससे खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी खुश बहुत जल्दी हो जाते थे। जब रामचंद्र देव जी से खुश हुए उनको राय रायन की उपाधि देती। जब मलिक काफूर से खुश हो गए तो इनको भी एक पद प्रदान किया। उस पद का नाम था मलिक नायब। उस पद का क्या नाम था? उस पद का नाम था मलिक नायब। इस पद को प्रदान किया। किसको प्रदान किया? मलिक काफूर को प्रदान किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत जो मलिक काफूर था उसने रामचंद्र जो ये थे ना, रामचंद्र देव जी जो थे, इनकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम था झत्यपाल जी। उनकी पुत्री का क्या नाम था? उनकी पुत्री का नाम था झत्यपाली। उससे उत्पन्न मतलब अलाउद्दीन का एक पुत्र हुआ था। उस पुत्र का क्या नाम था? वह 6 वर्ष का था। 6 वर्ष का उस मतलब पुत्र था और उस पुत्र का नाम था सिहाबुद्दीन उमर। आप नोट कर सकते हैं, उनके पुत्र का क्या नाम था? सिहाबुद्दीन उमर उस बच्चे का नाम था। और उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र थी 6 साल। तो मलिक काफूर ने क्या किया? बिल्कुल अपना एक तरीके से अपने मालिक का वफादार रहा और उसने क्या किया? वो खुद ना बन के उसने जो अलाउद्दीन का जो पुत्र था जिसका नाम था सिहाबुद्दीन उमर, उसको उसने सुल्तान बना दिया और अपना स्वयं उसका संरक्षक बन गया। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? मैंने बताया था देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। इन्हीं की पुत्री का क्या नाम था? इन्हीं की पुत्री का नाम था झत्यपाल जी। ठीक है, इस झत्यपाल की शादी जो हुई वो अलाउद्दीन खिलजी से हुई और उससे अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम क्या था? उसका नाम सिहाबुद्दीन था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया? कहाँ पर? वारंगल में पराजित किया। वह किसकी सेना थी? वह थी अलाउद्दीन की सेना। किसकी सेना थी? अलाउद्दीन की सेना थी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? मैंने बताया था बहुत सारा धन दिया था इसने, कौन? रामचंद्र देव जी ने बहुत सारा धन दिया था, तो खुश होकर इसने राय रायन की उपाधि दे दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो मैंने बताया था उस समय काकतीय वंश का शासन चल रहा था, और वहाँ के राजा कौन थे? वहाँ के राजा थे राजा रुद्रदेव। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में कौन एक उसकी पत्नी, ये मैंने बताया था ना, झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव जी की पुत्री थी? उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिहाबुद्दीन उमर। 6 साल की उम्र में उसको राजा बना दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1309 और 1311 के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में 2 अभियान संचालित किए। इन अभियानों का महत्व इसमें निहित है। तो किस में निहित है वो आपको बताना है। तो पहला बोल रहा है इनमें दिल्ली शासकों की ओर से उच्च कोटि की निर्भीकता और साहस की भावना प्रतिबिंबित हुई। तो ये कथन बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा कथन बोल रहा है आक्रमणकारी अकूत दौलत के साथ दिल्ली लौटे, मतलब खूब दौलत। अकूत दौलत का मतलब ये हुआ बहुत सारा दौलत लेके लूटे। तो हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। तीसरा कथन बोल रहा है उसने नवीन भौगोलिक ज्ञान मिला। नहीं, ज्ञान तो पहले से ही था, तभी तो आक्रमण किया था उसने। और चौथा कथन बोल रहा है अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को मलिक नायब या साम्राज्य के उपराजय के ओहदे पर पदोन्नत किया। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो कथन कौन कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 4 कथन सही हैं, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न दे रहा है मैप के ऊपर, देखिए ध्यान से। इसमें बोल रहा है मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? देखो ध्यान से, उत्तर से जा रहा है, नीचे की तरफ बिल्कुल गया है, ठीक है, नीचे की तरफ गया है। और कौन सा सुल्तान था जो नीचे की तरफ गया था? वह अलाउद्दीन खिलजी ही था। और अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? वो भेजा था मलिक काफूर को। तो यही हो जाएगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को प्राप्त किया था गुजरात विजय के समय, और उसकी प्रतिभा से वो बहुत प्रभावित हुआ था। और बहुत प्रभावित होने के बाद इसने मलिक काफूर को अपना मुख्य सेनापति नियुक्त किया। और उपरोक्त ये जो मानचित्र दे रखा है ना, इस मानचित्र में मलिक काफूर के विजय के बारे में बताया गया है। जो दक्षिण विजय हुई थी उसके बारे में बताया गया है। और दक्षिण विजय में क्या क्या हुआ था? दक्षिण विजय में 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया था और उसको जीत लिया था। 1309 ईस्वी में तेलंगाना पर वो उसने आक्रमण किया था और उसको जीत लिया था। 1310 ईस्वी में उसने होयसल पर हमला किया था और उसको जीत लिया था। और 1311 ईस्वी में उसने पांड्य राज्य के ऊपर हमला किया था और उसको जीत लिया था। तो एक तरीके से ये बोलते हैं कि ये दक्षिण का विजय अभियान था मलिक काफूर का। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर नोट कर लीजिएगा, इसका सही आंसर नंबर डी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दीवान मुक्तराज विभाग की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी दीवान मुक्तराज की स्थापना? कृषि विभाग में सुधार करने के लिए की गई थी? नहीं। क्या जागीरदारों की शक्ति को कुचलने के लिए की गई थी? नहीं, ये भी गलत है। क्या डाक व्यवस्था में सुधार के लिए की गई थी? तो ये तो बिल्कुल गलत है। चौथा बोल रहा है बकाया लगान की वसूली के लिए। हाँ, तो इसलिए इसको बनाया गया था बकाया लगान की वसूली के लिए। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में अनेक सुधार किए थे। कौन कौन से सुधार किए थे? भू राजस्व व्यवस्था में सुधार एवं बकाया लगान की वसूली के लिए, ये जो मैंने बताया था ना ऊपर जो क्वेश्चन में दे रखा है, वसूली के लिए दीवान मुक्त राज नामक विभाग इसी ने बनाया था। और क्या किया था? और राशनिंग व्यवस्था के लिए इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया। कौन सी प्रणाली को अपनाया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी इसने अपनाया था। और क्या किया था इसने? उसके समय खालसा भूमि का अत्यधिक प्रचार हुआ था। कौन सी भूमि का प्रचार अत्यधिक हुआ था? याद कर लीजिएगा, खालसा भूमि का प्रचार अत्यधिक हुआ था। और क्या हुआ था? और कृषिगत जमीन को पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, और उसके उत्पादन का जमीन से मतलब खुद से उसके उत्पादन का 50% भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? लगान वसूली की यह जो व्यवस्था थी साम्राज्य में समान रूप से नहीं लागू थी।
उसके प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया, और घरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, मतलब ग्रह कर भी इसने लगा दिया था। ओके, पहला सुल्तान ऐसा था जिसने ऐसा काम किया था। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसने एक काम और किया कि लूट का जो माल है, जो सामान लूटा गया है, लूट के माल में हिस्सा बढ़ाते हुए दो राजा थे। कौन कौन, एक अलाउद्दीन था और एक था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने स्वयं को पूरे भाग का 80% जो है ना उसने अपने पास रखा और 20% अपने सैनिकों को दे दिया। समझ रहे हो, मतलब जो भू राजस्व से जो इकट्ठा हो रहा है उसमें 50-50% ले रहे हैं, और जो लूट का माल है ना वो लूट के माल का 80% अपने पास रख रहा है और 20% सैनिकों में बांटे दे रहा है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दीवाने मुक्तराज की स्थापना किसने की थी? तो मैंने बताया था दीवाने मुक्तराज की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक, देखिए ध्यान से पढ़िए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? मैंने बताया वह कौन सा राजा था, अलाउद्दीन खिलजी ही था। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि, मैंने बताया था ना कौन सी भूमि, खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो वह कौन था, वह था अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि बहुत प्रचलित हुई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का, मैंने बताया था 50% भू राजस्व के रूप में वसूला? वह कौन था, अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? वह कौन था, एक ही आदमी है, कौन था, वह अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा लूट के माल का 80% अपने पास रखता था, 20% सेना में देता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से देखिए, 3 कथन दे रखे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बताना है कौन सा सही है। पहला कथन बोल रहा है उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन का माल गुजारी वसूल की, क्या ये सही है? हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, नहीं, पूरी सल्तनत में नहीं लागू किया था उसने। ठीक है, और तीसरा कथन बोल रहा है उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त कर दिया, हाँ बिल्कुल ये काम किया था। तो सही कौन सा है, सही है पहला और तीसरा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि वह अलाउद्दीन खिलजी था जिसने यह काम किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्यकल के रूप में लेता था? मैंने बताया था ना, वह था अलाउद्दीन खिलजी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण प्रथा प्रणाली किसने शुरू की थी? यह शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख वित्तीय सुधार व्यवस्था बाजार एवं मूल नियंत्रण व्यवस्था थी। इस क्रम में उसने नगर के ना प्रत्येक मोहल्ले में क्या किया, एक केंद्रीय गल्ला मंडी की स्थापना करी। ठीक है, और मंडी से संबंधित इसने 8 नियम बनाए। कितने नियम बनाए, 8 नियम बनाए। प्रथम अधिनियम के तहत उसने क्या बताया, प्रथम अधिनियम के तहत उसने बताया कि सभी प्रकार के गल्लों मतलब अनाजों का जो भाव है वो निश्चित करने से संबंधित है, जिसका वर्णन जो है ना वो बर्नी, एक जो उनके दरबारी कवि थे एक बर्नी है, जिसका वर्णन बर्नी द्वारा लिखित एक किताब है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। उसका जो वर्णन है ना तारीख ए फिरोज शाही में मिलता है। और क्या किया इसने, वस्तुओं के मूल नियंत्रण हेतु एक पद का सृजन किया। इसने एक पद का सृजन किया मूल्य निर्धारण हेतु। उस पद का नाम क्या था, उस पद का नाम दीवान ए रियासत उसका नाम रखा। और ये कौन होते थे, एक तरीके से वो वाणिज्य मंत्री होते थे। जो आज के समय चलते हैं ना वाणिज्य मंत्री जो थे, उस समय उनका नाम क्या था, दीवाने रियासत उनका नाम था। फिर उसके अलावा इसने क्या किया, ये पद का सृजन कर दिया। और क्या किया, और बाजार पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए, बहुत
बिल्कुल अच्छे तरीके से नियंत्रण करने के लिए इसने एक अधिकारी की भी नियुक्त की, जिसका नाम है सहना ए मंडी। जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सहना ए मंडी। सहना ए मंडी इनका नाम है। सहना ए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति दुकानदारों एवं कीमतों को नियंत्रण करने के लिए किया। और उसने क्या किया? और उसने सस्ते खाद्यान्नों की नियमित पूर्ति का आदेश दिया और द्वाब क्षेत्र का जो भू राजस्व है ना, भू राजस्व कर सीधा राज्य को भुगतान करने का आदेश दिया। बीच में कोई नहीं, सीधा किसको? सीधा राज्य को ही भुगतान करो। और क्या किया इसने? और इसने दिल्ली में अपने राजभवन में लगे कारीगरों को कम वेतन नहीं देना चाहता था वो। तो उसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था है ना, वह एक सफल योजना के रूप में जानी जाती है। मतलब एक तरीके से या किसी भी सैनिक से अगर काम करवाता था ना, तो उसका बाकायदा पूरा का पूरा पेमेंट करना चाहता था। ऐसा नहीं होता था कि बाकी शासकों की तरह क्या होता था कि अगर जितने पैसे दे रहे हैं उससे कम पैसे दे दे तो काम चल जाए। नहीं, ये जितना काम करवाता था उतना बाकायदा पूरा का पूरा पैसा ये देता था। कभी इसने वेतन कम नहीं किया है, किसी भी कारीगरों को कम उसका वेतन जो है इसने कम नहीं किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम किससे संबंधित था? जो प्रथम अधिनियम था मैंने बताया था वो किससे संबंधित था? वह था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से रिलेटेड था। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है ये। क्या बोल रहा है अंतिम प्रश्न आज का? निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? किसको स्थापित किया था? तो मैंने बताया था ना, दीवाने रियासत को स्थापित किया था। और ये जो दीवाने रियासत था, यह क्या कौन था? मैंने बताया था ना, ये वाणिज्य मंत्री था। ये क्या करता था? ये वस्तुओं के जो मूल्य है ना, वो मूल्य के निर्धारण के लिए ये काम करता था। ओके, तो आज की जो ये वीडियो है कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।